हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग एएफएम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और केस स्टडीज को डिस्कस करने वाले हैं। रेशियो एनालिसिस टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस और केस स्टडीज जो है वो आती हैं। तो आज का जो सेशन है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। अब फटाफट से एक बार ऑडियो वीडियो क्वालिटी कंफर्म कर दीजिए, ताकि हम बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट कर सके। तो चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है, ऑल इज क्लियर। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा रेशियो एनालिसिस के बारे में समझ लेते हैं कि रेशियो एनालिसिस बेसिकली है क्या और इसका यूज हम किस लिए करते हैं। तो देखो, रेशियो एनालिसिस एक फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक होती है जिसके अंदर हम कंपनी के फाइनेंशियल डाटा से डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग रेशियोज जैसे कि करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं, ताकि हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान सके कि कोई भी कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है या फिर वीक है। साथ ही साथ कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में भी जान सके कि उसने कितना प्रॉफिट और लॉस जो है वो कमाया है। ठीक है। देखो, जब आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, तो आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए कि वो कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है और इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो कितनी रही है। और इन दोनों चीजों को जानने के लिए आप रेशियो एनालिसिस का यूज जो है वो करते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है। रेशियो एनालिसिस इज अ फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक that involve the calculation and interpretation of various accounting ratios to assess companies। ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस क्या है? फाइनेंशियल एनालिसिस की टेक्निक है जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, ताकि हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी और ओवरऑल हेल्थ के बारे में जान सके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। रेशियो एनालिसिस का यूज कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ओवरऑल हेल्थ को जानने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब देखो, रेशियो एनालिसिस के अंदर जितनी भी हम अकाउंटिंग रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं, उसको हम ब्रॉडली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज है? सॉल्वेंसी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और एक्टिविटी रेशियो। ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो का यूज हम किसी कंपनी की सॉल्वेंसी चेक करने के लिए करते हैं कि कोई भी कंपनी सॉल्वेंट है या फिर नहीं। यानी कि कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को उसकी ड्यू डेट के ऊपर पे ऑफ कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है, उसको जानने के लिए हम सॉल्वेंसी रेशियो का यूज जो है वो करते हैं। अगर कोई कंपनी अपने डेट्स को, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पे कर पा रही है, यानी कि वो सॉल्वेंट है। अगर पे नहीं कर पा रही है तो वो इंसॉल्वेंट है। ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का यूज हम किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानने के लिए करते हैं कि उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हैं कि वो कितना प्रॉफिट कमा रही है, जिसके बेसिस पे हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर उसने प्रॉफिट ज्यादा कमाया तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर प्रॉफिट कम कमाया है तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। उसके बाद है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो का यूज किया जाता है किसी भी कंपनी की एक्टिविटी को परफॉर्म करने की जो एफिशिएंसी है उसका पता लगाने के लिए। यानी कि कंपनी अपनी एक्टिविटीज जैसे कि परचेजिंग, ट्रेडिंग, प्रोडक्शन, उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको जानने के लिए हम एक्टिविटी रेशियो का यूज जो है वो करते हैं। ठीक है। अब इनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर न्यूमेरिकल्स और केस स्टडी की हेल्प से जो है वो समझेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट केस स्टडी है उसका नाम है केस स्टडी ऑन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो देखो, हमारी जो सॉल्वेंसी रेशियो है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो और एक है हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है। देखो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का यूज हम किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए करते हैं। यानी कि कोई भी कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को उसकी ड्यू डेट पर पे ऑफ कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, उसको जानने के लिए हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का यूज जो है वो करते हैं। तो बेसिकली हम शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंसी चेक करते हैं कंपनी की। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का यूज किया जाता है कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए। यानी कि कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर सॉल्वेंट रहेगी या फिर नहीं रहेगी उसका पता लगाने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली हम इसके अंदर चेक करते हैं कि कोई भी कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पर हम केस स्टडी देखते हैं।
अब देखो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को एक और नाम दिया गया है, उसका नाम है लिक्विडिटी रेशियो। तो कहीं अगर आपको लिक्विडिटी रेशियो लिखा मिल जाए तो इसका मतलब यहाँ पर सेम ही है कि वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो केस स्टडी क्या है, एक्सवाइजेड कंपनी ए मिड साइज मैन्युफैक्चरिंग फर्म इज एनालाइजिंग इट्स फाइनेंशियल हेल्थ टू इंश्योर इट कैन मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पर एक एक्सवाइजेड कंपनी है, ठीक है, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वो अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का एनालिसिस कर रही है ताकि वो जान पाए कि वो अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। कंपनी की जो फाइनेंशियल फिगर्स है वो इस तरीके से, सबसे पहले उसके यहाँ पर करंट एसेट्स गिवन है जिसके अंदर कैश है 20,000, अकाउंट रिसीवेबल है 30,000, इन्वेंट्री है 25,000 की, प्रीपेड एक्सपेंस है 5,000 की और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 10,000 की। उसके बाद करंट लायबिलिटीज गिवन है, अकाउंट्स पेबल 12,000, शॉर्ट टर्म डेट 10,000, अक्रूड एक्सपेंसेस 5,000 और अनअर्न्ड रेवेन्यू इज 3,000। तो इसके बेस पर हमें करंट रेशियो और क्विक रेशियो को कैलकुलेट जो है वो करना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज है। अब इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इस तरीके से है। करंट रेशियो का फॉर्मूला है, जब हम करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा करंट रेशियो कैलकुलेट हो जाता है। क्विक रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो टर्म्स यूज किए इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओ। करंट एसेट्स क्या होते हैं, तो देखो कोई भी ऐसी एसेट जिसको कंपनी एक साल में ही कैश में कन्वर्ट कर लेती है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कोई भी ऐसी एसेट जिसका बेनिफिट कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए मिलता है वो करंट एसेट होता है। करंट लायबिलिटी क्या होता है, देखो कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जिसकी पेमेंट कंपनी को एक साल के अंदर अंदर में करनी पड़ती है वो हमारा करंट लायबिलिटी जो है वो कहलाता है। ओके, उसके बाद क्विक एसेट, क्विक एसेट क्या होता है, तो देखो क्विक एसेट जो है वो करंट एसेट का ही एक पार्ट होता है। करंट एसेट का वो पार्ट जो कि मोस्ट लिक्विड होता है, जिसको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम क्विक एसेट जो है वो कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, वो हमारे क्विक एसेट के अंदर जो है वो आते हैं, ठीक है। पर देखो करंट एसेट्स के दो ऐसी एसेट्स हैं जो कि क्विक एसेट के अंदर नहीं आते हैं। एक है हमारा इन्वेंट्री, एक है हमारा इन्वेंट्री और एक है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो ये लेस लिक्विड है, इनको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। इन्वेंट्री आपके पास स्टॉक है, पहले उसको आप सेल करोगे, अगर क्रेडिट सेल हुआ तो थोड़ा टाइम और आपको वेट करना पड़ेगा उसे कैश में कन्वर्ट करने के लिए। और प्रीपेड एक्सपेंस में तो आपको कैश मिलने ही नहीं वाला क्योंकि आप एम्प्लॉय से सिर्फ काम जो है वो करवाओगे, तो ये हमारा करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें पता चल चुका है कि अगर हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, अगर हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ओके, तो हमें अगर करंट रेशियो कैलकुलेट करना है तो ये दो चीजें चाहिए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये जो सारी चीजें हैं वो करंट एसेट्स है, यहां से लेकर यहां तक। और ये क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होगा, ये आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी हमारी करंट एसेट है, कौन सी हमारी करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगभग सारे हमारे करंट एसेट्स हैं। तो अगर हम इसको ऐड कर दें तो कैश है हमारा 20,000 का, ठीक है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल है हमारे 30,000 के, इन्वेंट्री है 25,000 के, प्रीपेड एक्सपेंस है 5,000 के और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 10,000 के। तो हमारा जो टोटल आया करंट एसेट का वो आया 90,000 का। कितना आया, 90,000 का। अब हमें इसे यहाँ पर डिवाइड करना है किसके साथ, करंट लायबिलिटीज के साथ। तो करंट लायबिलिटीज का टोटल यहाँ पर कितना है, ये हमारे सारे करंट लायबिलिटीज है। तो अकाउंट्स पेबल है हमारे 12,000 के, शॉर्ट टर्म डेट है हमारे 10,000 के, अक्रूड एक्सपेंसेस है 5,000 के और अनअर्न्ड रेवेन्यू है 3,000 के, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टोटल 30,000 का। और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो सिंपल सा आपका जो आंसर आ जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो ये आएगा 3:1। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया रेशियो। अब इसका मतलब क्या है, तो सिंपली देखो कंपनी की अगर 1 रुपए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है तो उसको पे करने के लिए उसके पास 3 रुपए की यहाँ पर करंट एसेट है। और ये जो रेशियो है वो काफी अच्छी रेशियो जो है वो मानी जाती है। नॉर्मली 2:1 ये आइडियल रेशियो जो है वो मानी जाती है, ठीक है। तो ये तो 3:1 है, तो ये काफी अच्छी रेशियो जो है वो मानी जाती है। अगर आप ही सोच के देखो, अगर आपको सिर्फ 1 रुपए पे करना है और आपकी जेब के अंदर 3 रुपए है तो आप आसानी से अपने डेट को पे जो है वो कर पाओगे। अब बात करते हैं क्विक रेशियो की। ये तो हो गया हमारा करंट रेशियो। अब क्विक रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, क्विक रेशियो हमारा कैसे कैलकुलेट होता है, तो क्विक रेशियो को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय
करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो हमें क्विक एसेट कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखो क्विक एसेट को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आपकी जो करंट एसेट्स होती हैं, आपकी जो करंट एसेट्स होती हैं उसमें से एक तो इन्वेंट्री को माइनस कर दो, एक तो इन्वेंट्री को माइनस कर दो और एक यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्विक एसेट के अंदर इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आते हैं। इसके अलावा जितने भी करंट एसेट्स होते हैं वो हमारे क्विक एसेट ही होते हैं। ठीक है, तो करंट एसेट हमने कैलकुलेट किया था 90,000 का, उसमें से आपको माइनस करना है इन्वेंट्री जो कि है 25,000 का, और उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस जो कि 5,000 का। तो क्विक एसेट आपका सीधा सीधा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 60,000 जो है वो आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 2:1, 2:1। और अगर आपको किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जानना हो तो क्विक रेशियो ज्यादा अच्छा होता है करंट रेशियो से के मुकाबले। क्विक रेशियो ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि ये आपको ना एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। क्योंकि हो सकता है करंट एसेट्स के अंदर कुछ ऐसे एसेट्स हो जो कि इलिक्विड हो, मतलब कि वो कैश में जल्दी कन्वर्ट हम ना कर पाए, जिससे हमें डिफिकल्टी हो कैश को पे करने में, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पे करने में। पर क्योंकि एसेट बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये रेशियो ज्यादा अच्छा जो है वो माना जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस स्टडी थी जिसके हेल्प से हमने करंट रेशियो और क्विक रेशियो को अच्छे तरीके से समझ लिया। ओके, हम नेक्स्ट एक और केस स्टडी देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, XYZ कंपनी ए मिड साइज मैन्युफैक्चरिंग फर्म इज एनालाइजिंग इट्स फाइनेंशियल हेल्थ टू इंश्योर इट कैन मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द फिस्कल पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कैश गिवन है 40,000 के, अकाउंट रिसीवेबल है 80,000 के, इन्वेंट्री गिवन है 50,000 के, और हमारे यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 60,000 के, इन्वेंट्रीज गिवन है 50,000 के, और प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है 20,000 के। और हमारे पास यहाँ पर करंट रेशियो गिवन है। अब इससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो इससे हमें करंट लायबिलिटीज भी कैलकुलेट करनी है और क्विक रेशियो भी यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले देखो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये चीज देखनी है कि आपके पास गिवन क्या है। तो आपके पास दो चीजें गिवन है, एक तो आपके पास करंट एसेट्स गिवन है और दूसरा आपके पास करंट रेशियो गिवन है। करंट रेशियो, जो करंट रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब इससे ना हम आसानी से करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल मैथमेटिक का यूज करके। करंट रेशियो हमारी क्या है 2:1, यानी कि इसको हम 2 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। करंट एसेट्स हमें यहाँ पर कैलकुलेट कर लेनी है। तो देखो हमारे पास कैश है 40,000 का, कैश है 40,000 का, अकाउंट रिसीवेबल है 80,000 का, मैं सारी कैलकुलेशन आपके सामने कर रहा हूँ। इन्वेंट्री है 50,000 का, आप भी साथ साथ यहाँ पर कीजिए कैलकुलेशन ताकि आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। 60,000 की, फिर 50,000 की, और प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 का। तो ये आपका आ गया करंट एसेट 3 लाख रुपीज, करंट एसेट्स आ गया 3 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद करंट लायबिलिटी हमें पता नहीं, अब इसको सिंपली आप इधर ले आओ। तो टू करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 लाख रुपए। अब आसानी से आप करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करके अगर आपके बेसिक मैथमेटिक्स कंसेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 1,50,000। एक चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली वो है करंट लायबिलिटी। अब हमें क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है। देखो तो क्विक रेशियो के लिए हमें दो चीजें चाहिए, क्विक रेशियो के लिए हमें दो चीजें चाहिए, वो है एक तो क्विक एसेट चाहिए और एक हमें करंट लायबिलिटी चाहिए। ठीक है, करंट लायबिलिटी तो हमारे पास है पर क्विक एसेट हमारे पास गिवन नहीं है, पर क्विक एसेट हमें कैलकुलेट करनी आती है। अगर आपके पास करंट एसेट्स हों तो आप आसानी से उसे क्विक एसेट कैलकुलेट कर सकते हो। तो करंट एसेट्स कितने, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और आपका जो प्रीपेड एक्सपेंस है, ये प्रीपेड एक्सपेंस। ओके, तो करंट एक्सपेंस, करंट एसेट आपकी थी 3 लाख रुपए की और उसमें से इन्वेंट्री को माइनस कर दो। इन्वेंट्री है आपकी 50,000 रुपए की और जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो है हमारा 20,000 रुपीज का। तो इसे आप माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका आंसर 3 लाख माइनस 50,000 माइनस 20,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2,30,000 पे। तो आपका दोनों चीजें आ चुकी हैं, 2,30,000 रुपए, और इसे आपको डिवाइड करना है 1,50,000 रुपए से। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा
1.53 1.5:1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 1 रुपए है आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, तो 1.53 रुपीज आपके पास जो है वो क्विक एसेट जो है वो पड़ी हुई है। ठीक है, तो आपका जो करंट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन है। तो आपकी करंट लायबिलिटी है 1,50,000 की, और जो रेशियो आई है क्विक रेशियो वो 1.53 की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आपके पास गिवन है 2 लाख रुपीज की, इन्वेंट्रीज आपके पास गिवन है 30,000 की, प्रीपेड एक्सपेंस आपके पास गिवन है 20,000 की, क्विक रेशियो गिवन है हमें 2:1, और हमें यहाँ पर करंट लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो देखो, किसी कंपनी के पास जो टोटल करंट एसेट्स होती हैं, टोटल करंट एसेट्स होती हैं, उसी को हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो है वो कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पर करंट एसेट्स गिवन है। अब क्वेश्चन के अंदर उसको डायरेक्टली नहीं लिखा जाए, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे टर्म्स यूज कर सकता है, पर आपको घबराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो करंट एसेट्स हमारे पास इजिली गिवन है, वो है 2 लाख रुपीज। उसके बाद देखो, इन्वेंट्री गिवन है 30,000 की, प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है 20,000 के, और हमारे पास क्विक रेशियो गिवन है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, करंट एसेट से ना हम यहाँ पर क्विक एसेट को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्विक रेशियो गिवन है और उससे हम आसानी से करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 लाख में से आपको माइनस करना है 3,000 रुपए इन्वेंट्री, यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि आप समझ चुके हो। प्रीपेड एक्सपेंस है 20,000 रुपए के, तो अगर आप यहाँ पर माइनस करो तो आपका क्विक एसेट कितना आ जाएगा, 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, हमारे पास क्विक रेशियो गिवन है, हमारे पास क्विक रेशियो गिवन है, वो गिवन है हमारा 2:1, और यहाँ पर हमारा क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो क्विक रेशियो हमारे 2:1 है, क्विक एसेट हमारा 1,50,000 रुपए है, और करंट लायबिलिटी हमें यहाँ पर पता नहीं है, तो इसको हम इधर ले आएंगे सिंपल मैथमेटिक्स। तो 2 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1,50,000 इज इक्वल टू 1,50,000। अब यहाँ पर करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 75,000, ये आ जाएगा आपका 75,000। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस थोड़ा सा टर्म का यहाँ पर हेरा फेरी था। तो ऑप्शन सी 75,000 ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करंट लायबिलिटी 1,50,000, क्विक रेशियो इज 2:1, करंट रेशियो इज 3:1, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इफ प्रीपेड एक्सपेंस आर मेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास दो रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो और करंट रेशियो, और प्रीपेड एक्सपेंस को 0 माना गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर करंट एसेट्स को फाइंड आउट कर लेता हूँ। वो कैसे फाइंड आउट होगा, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो आपके पास 3:1 है, करंट एसेट्स आपको पता नहीं है, करंट लायबिलिटी पर आपको पता है वो है 1,50,000 रुपए। अब इसको इधर ले आना है, तो 3:1,50,000, करंट लायबिलिटी हमारी उस तरफ चली जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा 3 × 1,50,000, तो ये आ गया आपका 4,50,000 रुपए। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैंने करंट लायबिलिटी को इधर ले आया, तो इधर आके ये मल्टीप्लाई में हो गया, तो 3 को 1,50,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4,50,000 रुपए करंट एसेट आ जाएगा। उसके बाद आपको अब क्या करना है, अब आपको क्विक एसेट फाइंड आउट करना है। वो कैसे होगा, तो क्विक रेशियो आपके पास गिवन, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो अगर आप देखो तो वो है 2:1। क्विक एसेट आपको पता नहीं है, पर करंट लायबिलिटी आपको पता है 1,50,000 रुपए की। अब इसको इधर ले आओ, तो 2 × 1,50,000 इज इक्वल टू क्विक एसेट, तो ये आपका लगभग 3 लाख रुपए जो है वो आ जाएगा। तो क्विक एसेट भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आप आपको एक चीज पता है, आपको एक चीज पता है कि अगर आप करंट एसेट्स में से करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दो, प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दो, तो आपका क्विक एसेट जो है वो आ जाएगा, क्विक एसेट जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्विक एसेट गिवन है 3 लाख रुपए की, करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है 4,50,000 रुपए की। ठीक है, इन्वेंट्री हमें पता नहीं है, तो वो एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस हमें पता है कि वो 0 है। ठीक है, अब सिंपली आप इसको इधर ले आओ, तो 3 लाख में से अगर आप 4,50,000 रुपए को माइनस कर दो, क्योंकि ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस इन्वेंट्री यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए माइनस माइनस हमारा कट हो जाएगा। माइनस का इतना ज्यादा रूल नहीं था, सिर्फ मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए पूरी प्रोसेस यहाँ पे जो है वो समझा दूं, अदरवाइज आप इजिली यहाँ पे सॉल्व जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो इन्वेंट्री आया वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1,50,000 रुपए। कैसे आया, तो सिंपली आपको करंट एसेट्स में से
क्योंक एसेट को जब आप माइनस करते हो तो आपके पास इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस बच जाता है, ठीक है। तो अगर प्रीपेड एक्सपेंस जीरो है तो बाकी का जो अमाउंट है यानी कि करंट एसेट क्योंक एसेट का जो 1,50,000 रुपए का डिफरेंस है वो हमारा इन्वेंट्री ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे वो लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड थे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो रिलेटेड है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो से रिलेटेड है। तो केस स्टडी क्या है, एक्सवाइड कंपनी इज इवैल्यूएटिंग इट्स फाइनेंशियल लीवरेज एंड रिस्क प्रोफाइल बाय कैलकुलेटिंग इट्स डेट टू इक्विटी रेशियो। तो ये जो हमारा केस स्टडी है वो बेसिकली डेट टू इक्विटी रेशियो से रिलेटेड है। दिस रेशियो हेल्प टू कंपनी अंडरस्टैंड इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर एंड बैलेंस बिटवीन इट्स डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग, ठीक है। तो पहले अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो को थोड़ा सा मतलब समझ लें, ये बेसिकली है क्या। तो देखो डेट टू इक्विटी रेशियो हमें बताता है कि कोई भी कंपनी जो है अपने एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए कितना पैसा जो है वो इक्विटी से मंगा रही है यानी कि ऑनर से मंगा रही है, और कितना पैसा जो है वो डेट से मंगा रही है। मतलब कि इससे ना आपको कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो पता लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर किसी कंपनी को 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, ठीक है, वो 40 करोड़ रुपए जो है वो डेट से मंगा रही है, ठीक है, डेट से मंगा रही है, और 60 करोड़ रुपए जो है वो ऑनर से मंगा रही है, 60 करोड़ रुपए जो है वो ऑनर से मंगा रही है। तो इस कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आपको कहां से पता लगेगा, तो आपको डेट टू इक्विटी रेशियो से जो है वो पता लगेगा, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली जो है वो मैं समझा पाऊँ। ओके, तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 5 लाख रुपए की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है 2 लाख रुपए की, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है 3 लाख रुपए की, डिवेंचर गिवन है 3 लाख रुपए के, बॉन्ड्स गिवन है 2 लाख रुपए के, और लॉन्ग टर्म लोन गिवन है 1 लाख रुपए के। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमें यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। यानी कि जब हम अपने लॉन्ग टर्म डेट को डिवाइड कर देते हैं इक्विटी के साथ तो हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये रेशियो हमें बताएगा कि कंपनी के अंदर टोटल कितना पैसा ऑनर का लगा हुआ है और कितना पैसा जो है वो डेट वालों का लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें दो चीजें चाहिए, एक लॉन्ग टर्म डेट चाहिए और एक हमें यहाँ पर इक्विटी चाहिए। तो देखो सबसे पहले अगर हम लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो डिबेंचर हमारा लॉन्ग टर्म डेट है, बॉन्ड्स हमारा लॉन्ग टर्म डेट है, और लॉन्ग टर्म लोन भी है, ठीक है। तो इसका अगर हम टोटल निकाले तो 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6 लाख रुपए। ये कितना आ जाएगा मेरा 6 लाख रुपए, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट कितना है 6 लाख रुपए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, यानी कि कितना पैसा जो है वो ऑनर्स का कंपनी के अंदर लगा हुआ है। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये तीनों ही हमारे शेयर होल्डर फंड का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर हिस्सा होता है। तो अगर आप इसका टोटल करो तो 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख, तो ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर टोटल 10 लाख रुपए। कितना आ जाएगा यहाँ पर टोटल 10 लाख रुपए। तो दोनों चीजें हमने कैलकुलेट जो है वो कर लिया। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो आपका जो लॉन्ग टर्म डेट था वो कितना है 6 लाख रुपए का। लॉन्ग टर्म डेट कितना है अपना 6 लाख रुपए का, उसे आपको इक्विटी से डिवाइड करना है। अब इक्विटी कितना था हमारा 10 लाख रुपए का, ठीक है। तो अगर आप इसको अभी डिवाइड करो तो आपका जो आंसर आएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो ये आ जाएगा 0.6:1। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके रेशियो निकल कर आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कंपनी के अंदर 1 रुपए अगर इक्विटी वालों का लगा हुआ है, ऑनर का लगा हुआ है, तो 0.6 यानी कि 60 पैसे, 60 पैसे जो है वो डेट से जो है वो लगा हुआ है। यानी कि इक्विटी का पैसा ज्यादा लगा हुआ है और डेट वालों का पैसा जो है वो कम लगा हुआ है। और ये रेशियो जितना ज्यादा कम हो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि देखो अगर रेशियो बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है डेट वालों का यूज कर रही है, जिससे कंपनी के ऊपर जो खतरा है वो ज्यादा होता है इंसॉल्वेंट होने का। ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा रहेगा ऑप्शन बी, 0.6:1 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा। Next question, ABC company is evaluating its financial leverage by calculating debt to equity ratio. Company has total debts 4,50,000, total assets is 8 lakh, current liabilities is 1 lakh. Calculate debt to equity ratio. तो यहाँ पर भी हमें debt to equity ratio को कैलकुलेट करना है। बस ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी वैल्यू डायरेक्टली नहीं गिवन। तो देखो सबसे पहले हमें लॉन्ग टर्म डेट को कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट होगा, देखो टोटल डेट का मतलब यहाँ पर क्या है, टोटल डेट का मतलब क्या है कि कंपनी ने कितना टोटल डेट जो है वो लिया हुआ है। यानी कि इसके अंदर हमारा जो लॉन्ग टर्म डेट है और जो हमारा शॉर्ट टर्म डेट है यानी कि जो करंट लायबिलिटीज है वो दोनों ही इंक्लूडेड है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं टोटल डेट इज इक्वल टू
हमारा लॉन्ग टर्म डेट प्लस हमारा करंट लायबिलिटी। तो ये गलत नहीं हुआ, क्योंकि टोटल डेट का मतलब जो टोटल डेट कंपनी ने लिया हुआ है, तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट दोनों ही आ जाते हैं। तो टोटल डेट हमारे पास गिवन है वो है 4,50,000 रुपए के, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट हमें पता नहीं, वो हमें यहाँ पर पता जो है वो करना है। पर हमारे पास करंट लायबिलिटीज गिवन है वो कितनी है, 1,00,000 रुपए की। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको इधर ले आऊंगा। तो 4,50,000 रुपए में से ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 1,00,000 रुपए माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म डेट का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। तो कितना आया, 3,50,000 रुपए। 3,50,000 रुपए ये आपका क्या है, लॉन्ग टर्म डेट। तो एक चीज हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है, लॉन्ग टर्म डेट, वो है हमारा 3,50,000 रुपए। अब हमें चाहिए इक्विटी। अब हमें चाहिए इक्विटी। इक्विटी भी आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, पर आपको एक इंपॉर्टेंट फिगर गिवन है कि आपकी जो टोटल एसेट्स हैं वो 8,00,000 रुपए की है, ठीक है। अब टोटल एसेट का मतलब क्या है, टोटल एसेट अगर आपको बैलेंस शीट इक्वेशन याद है, तो टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे यहाँ पर, इक्विटी इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। मतलब आपके पास जो भी पैसा हो, चाहे आपने इक्विटी से मंगाया चाहे आपने डेट से मंगाया, वो अल्टीमेटली आपने एसेट के ऊपर तो खर्च किया। इसीलिए हमारी जो टोटल एसेट्स होती है वो हमेशा इक्वल होती है इक्विटी और लाइबिलिटीज के, ठीक है। तो देखो आपके पास टोटल एसेट्स कितनी है, 8,00,000 रुपए की। इक्विटी आपको पता नहीं है, वो आपको पता करना है, पर आपको ना लाइबिलिटीज पता है। लाइबिलिटीज का मतलब यहाँ पे जो टोटल डेट्स है वो है 4,50,000 रुपए का। तो अगर आप इसको इधर ले आओ, तो 8,00,000 में से आपको 4,50,000 रुपए जो है वो माइनस कर देना है, तो आपका इक्विटी जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो 8,00,000 माइनस 4,50,000, तो ये आपका आ गया 3,50,000, यानी कि इक्विटी भी हमारी 3,50,000 भी आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन थी, बस आपको खुद से यहाँ पर कैलकुलेट जो है दोनों चीजें करनी पड़ी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल क्वेश्चन था, वैसे तो इजी था पर थोड़ा सा घुमा के यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था। तो लॉन्ग टर्म डेट आपका कितना है, 3,50,000 रुपए का, तो यहाँ पे लिख देते हैं। और आपका जो इक्विटी है वो भी 3,50,000 रुपए का, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1:1, यानी कि अगर 1 रुपए इक्विटी का लगा हुआ है तो 1 रुपए डेट का लगा हुआ है। और ये जो रेशियो है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाएगी, ये रेशियो अच्छी जो है वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि डेट का पैसा जो है वो कम लगा होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो अच्छे तरीके से कैलकुलेट हो गया होगा। अगर यहाँ पर कंक्लूड करें, तो डेट टू इक्विटी रेशियो सिंपली हमें बताएगा कि कंपनी के अंदर कितना पैसा डेट वालों का लगा हुआ है और कितना पैसा ऑनर्स का जो है वो लगा हुआ है, जिससे जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो यहाँ पर डिसीजन ले लेते हैं कि हमें फर्दर इनको लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, यानी कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। उसके बाद देखो क्या है, केस स्टडी ऑन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी रेशियो। तो ये जो केस स्टडी है वो रिलेटेड है इक्विटी रेशियो के साथ। तो ये भी हमारा एक लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इक्विटी रेशियो क्या है, देखो इक्विटी रेशियो से हमें पता लगता है कि किसी भी कंपनी के अंदर टोटल ऑनर्स का पैसा जो है वो कितना लगा हुआ है, यानी कि कंपनी की टोटल एसेट्स कितनी है, ठीक है। और टोटल एसेट्स का कितना हिस्सा जो है इक्विटी के पैसे से जो है वो फाइनेंस किया हुआ है। जैसे एग्जांपल के अगर कंपनी के टोटल एसेट्स है 100 करोड़, और 60 करोड़ रुपए जो है ऑनर्स का लगा हुआ है, यानी कि 60% जो एसेट्स हैं वो ऑनर के पैसे से जो है वो फाइनेंस की गई है, ठीक है। केस स्टडी देखो, एबीसी कंपनी इज एनालाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय कैलकुलेटिंग द प्रोप्राइटरी रेशियो, आल्सो नोन एज इक्विटी रेशियो। दिस रेशियो मेजर प्रोपोर्शन ऑफ कंपनी एज डेट ऑफ फाइनेंस बाय शेयर होल्डर इक्विटी। तो वही सेम बात कह रहा है कि आपको बताएगा कि जो टोटल एसेट्स है उसका कितना हिस्सा जो है इक्विटी यानी कि ऑनर्स के पैसे से जो है वो फाइनेंस किया गया है, जिससे आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और स्टेबिलिटी के बारे में पता लगता है। और ये रेशियो जितनी ज्यादा हाई होती है उतना ही कंपनी के लिए बेनिफिशियल जो है वो होता है। तो हमारे पास यहाँ पर कंपनी की जो है डिटेल्ड बैलेंस शीट जो है वो गिवन है। अब इसके बेस पर हमें इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो पहले अगर हम फॉर्मूला ही देख ले, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, इक्विटी रेशियो को हम प्रोप्राइटर रेशियो भी कहते हैं। तो प्रोप्राइटर रेशियो इज इक्वल टू होता है इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, यानी कि हमारी जो इक्विटी है यानी कि जो ऑनर का पैसा लगा हुआ है उसे हमें टोटल एसेट से जो है वो डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को हमें कैलकुलेट करना है, अगर हमें इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है तो हमें दो चीजें चाहिए। कौन कौन सी दो चीजें चाहिए, एक तो इक्विटी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल एसेट्स भी चाहिए, दो चीजें चाहिए, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर इक्विटी को कैलकुलेट करते हैं। पहले हम यहाँ पर इक्विटी को जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन है। उसके बाद एसेट्स को देखते हैं। तो देखो इक्विटी और लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा और रिजर्व आएगा, बाकी कोई चीज आएगी।
तो देखो टोटल लाइबिलिटीज तो इसका कोई रोल होता ही नहीं है, हमें सिर्फ जानना होता है कि ऑनर्स का पैसा कितना लगा है, तो इसको यहाँ पर टोटल इग्नोर कर दीजिए, पर इन तीनों को टोटल कर दीजिए। 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, तो ये हो गया हमारा 6 लाख, यानी कि इक्विटी इक्विटी हमारी कितनी है, 6 लाख रुपए। उसके बाद नेक्स्ट आप टोटल एसेट की बात करते हैं। तो देखो एसेट जो होती है वो दो तरह की होती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट्स है प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट 5 लाख, इंटेंजिबल एसेट्स है 1,50,000, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है 1 लाख। तो इसको अगर हम ऐड कर दें ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, तो 5 लाख को हमें प्लस करना है, 1,50,000 को भी प्लस करना है, फिर 1 लाख को प्लस करना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 7,50,000 रुपए, यानी कि जो नॉन करंट एसेट है वो 7,50,000 रुपए के हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम करंट एसेट्स की बात करें, करंट एसेट में क्या क्या है, करंट एसेट में क्या क्या है, सबसे पहले कैश है 40,000 का, फिर 80,000 अकाउंट रिसीवर्स है, इन्वेंट्रीज गिवन है 70,000 की, प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है 20,000 का, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गिवन है 40,000 का। और जो टोटल एसेट आपकी बन रही है वो 10 लाख रुपए की बन रही है। तो पहले अगर हम टोटली कर ले यहाँ पर 40,000 प्लस 80,000, ठीक है, उसके बाद 70,000, 20,000, 40,000, तो ये आ जाएगा 2,50,000 रुपए, ठीक, यानी कि हमारी जो नॉन करंट एसेट है वो 7,50,000 की, करंट एसेट है 2,50,000 रुपए की। अगर आप इसको आपस में प्लस कर दोगे तो आपका टोटल 10 लाख रुपए आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 लाख रुपए कर दीजिए। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 6 लाख को आपको डिवाइड करना है 10 लाख के साथ, तो ये आ जाएगा 0.6:1, यानी कि अगर आप कंपनी की 1 रुपए की एसेट है तो उसके अंदर 60 पैसे जो है वो ऑनर का लगा हुआ, यानी कि 60% जो एसेट्स है वो ऑनर के पैसे से जो है वो फाइनेंस की गई है, ठीक है। उसके बाद तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 0.6:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक कंपनी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक कंपनी हैज टोटल डेट्स 2 लाख, टोटल एसेट्स 5 लाख, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो और इक्विटी रेशियो। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल डेट्स गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है, और उससे हमें प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर चाहिए इक्विटी, आपको यहाँ पर चाहिए इक्विटी। इक्विटी कैसे निकलेगा, देखो टोटल एसेट, टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ, टोटल डेट प्लस इक्विटी। टोटल एसेट्स है 5 लाख रुपए की, और टोटल डेट आपको पता है वो है आपका 2 लाख रुपए का, और इक्विटी आपको पता नहीं है तो वो आप एज इट इज यहाँ पे लिख दो। फिर इसको इधर ले आओ, तो 5 लाख में से 2 लाख तो आपको माइनस जो है वो कर देना, तो इक्विटी आपकी कितनी आ जाएगी, इक्विटी आ जाएगी आपके 3 लाख रुपए, ठीक है। और टोटल एसेट तो हमारे पास पहले से ही गिवन थी, तो 3 लाख को डिवाइड करना है हमारा टोटल एसेट्स जो कि है 5 लाख, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, ये आ जाएगा 0.6:1, ठीक है। तो सेम ही रेशियो आ गई हमारे यहाँ पर, बस थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर डिफर गया था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारी केस स्टडी है वो रिलेटेड है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ठीक है। तो पहले टोटल एसेट टू डेट रेशियो होता क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो टोटल एसेट टू डेट रेशियो हमें बताता है कि किसी भी कंपनी के पास टोटल कितनी एसेट्स हैं, और उस एसेट का कितना हिस्सा जो है वो डेट के पैसे से फाइनेंस किया गया। जैसे अगर एक कंपनी है, उसकी जो टोटल एसेट है वो 100 करोड़ रुपए है, और 40 करोड़ रुपए जो है वो डेट से लिया गया है, यानी कि हमारी एसेट्स का 40% जो हिस्सा है वो डेट के पैसे से जो है वो फाइनेंस किया गया है, ठीक है। अब इस रेशियो को ना जनरली हमारे जो क्रेडिटर होते हैं वो यूज करते हैं, यानी कि जो लोन वगैरह कंपनी को देते हैं, क्यों, तो क्योंकि उनको ना इस रेशियो से ये पता लगता है कि उनको सिक्योरिटी कितनी मिली हुई है। ये जो टोटल एसेट्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर एक सिक्योरिटी की तरीके से काम करें कि बाई चांस अगर कंपनी डेट को फुलफिल नहीं करती है तो क्रेडिटर ने एसेट्स को सेल करके अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो रेशियो है आपको ये भी बताती है कि कितना यहाँ पर कंपनी ने डेट लिया हुआ है और उसके लिए कितनी यहाँ पर जो है सिक्योरिटी जो है वो अवेलेबल है। जैसे अगर 1 रुपए का डेट है और उसके मुकाबले में 4 रुपए की एसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए के डेट के लिए यहाँ पर 4 रुपए की सिक्योरिटी जो है वो अवेलेबल है, और ये काफी सिक्योर मानी जाएगी, और कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट जो है वो कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक्सपेक्टेड कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है, पहले करंट एसेट्स गिवन है, फिर नॉन करंट एसेट्स गिवन है, फिर लाइबिलिटीज गिवन है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज गिवन है, और इक्विटी भी गिवन है। तो अगर हम पहले यहाँ पर फॉर्मुला देखें, अगर हम टोटल एसेट टू डेट रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मुला देखें तो वो क्या है,
टोटल एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि टोटल एसेट को आपको सिंपली डिवाइड करना है लॉन्ग टर्म डेट के साथ, फिर आपको यहाँ पर पता लग जाएगा रेशो। तो दो चीजें चाहिए, एक चाहिए आपको लॉन्ग टर्म डेट और एक चाहिए टोटल एसेट्स। तो पहले हम टोटल एसेट्स को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले अगर हम करंट एसेट्स का टोटल निकाले तो 50,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000, 30,000 और 50,000। तो करंट एसेट का टोटल है हमारा 1,90,000 का, 1,90,000 का। उसके बाद अगर हम यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो वो कितनी है, तो वो हमारे पास दो ही है, वो है एक 4 लाख की है और एक है हमारी 2 लाख की। 4 लाख और 2 लाख, तो ये तो हमारा 6 लाख हो गया, तो यहाँ पर हम 6 लाख रुपए लिख देंगे। तो टोटल एसेट अगर हम निकाले, टोटल एसेट्स अगर हम निकाले तो ये कितनी हो जाएगी, 7,90,000। तो एक चीज तो हमने कैलकुलेट कर लिया टोटल एसेट। अब देखो लॉन्ग टर्म डेट की अगर हम बात करें, लॉन्ग टर्म डेट की यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की, तो हमारे पास दो ही है, एक डिवेंचर है, एक लॉन्ग टर्म लोन है। अब यहाँ पर आपको ये टोटली इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है। और ये आपका आ गया 5 लाख रुपए, ये आ गया आपका 5 लाख रुपए। ठीक है, तो अब आप इससे आसानी से कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म डेट भी मिल गया है। ठीक है, और आपको जो है टोटल एसेट्स भी मिल गई है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म डेट की बात करें तो टोटल एसेट्स है हमारे पास 7,90,000 रुपए की, और जो लॉन्ग टर्म डेट है वो है हमारे 5 लाख रुपए की। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, 7,90,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1.58। 1.58 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। सो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 1.58, 1.58 इज टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये तो हमने रेशियो कैलकुलेट कर लिया, ऑप्शन सीधा करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 रुपए की यहाँ पर डेट है, 1 रुपए का लॉन्ग टर्म डेट है, तो आपके पास 1.5 रुपीज की यहाँ पर एसेट जो है वो अवेलेबल है, और ये रेशो इतनी अच्छी जो है वो नहीं मानी जाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। क्या है, what would be the total asset to debt ratio if XYZ company total asset were decreased to 5 lakh। यानी कि अगर हमारी जो कंपनी की एसेट्स है वो 7,90,000 से डिक्रीज होकर 5 लाख हो जाए, और जो टोटल लाइबिलिटीज है वो अनचेंज है, यानी कि जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हमें बेसिकली लेना है, वो अगर अनचेंज है तो हमारी क्या यहाँ पे इशू होगी। तो सिंपली आपको 5 लाख रुपए जो टोटल एसेट्स है उसको आपको लॉन्ग टर्म डेट वो कितना था हमारा, लॉन्ग टर्म डेट भी हमारे यहाँ पर 5 लाख रुपए था, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 1:1 जो है वो आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 1:1 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, तो ये जो रेशियोज थी वो बेसिकली हमारी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके एसेट्स के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रेशियो है वो बेसिकली उसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से हमें पता लगता है कि कोई भी कंपनी अपने डेट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको कितने अच्छे तरीके से जो है वो पे ऑफ कर पा रही है। ठीक है, उसको किसी भी तरह की डिफिकल्टी आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले जो आपने अर्न किया है उसे आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, वो है 2,50,000 रुपए की। फिर आपके पास 10% लॉन्ग टर्म डेट है, वो है 15 लाख रुपए के, और टैक्स अमाउंट है 50,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब है कि आपने यहाँ पर इस प्रॉफिट में से टैक्स जो है वो पे कर दिया है। ठीक है, और टैक्स पे कर दिया तो इसका मतलब है आपने इंटरेस्ट भी जो है वो पे कर दिया है। पर हमें फॉर्मुला के अंदर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि ईबीआईटी जो है वो चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके अंदर जो टैक्स की अमाउंट है 50,000 रुपए की वो प्लस करनी पड़ेगी। और जो इंटरेस्ट अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकलेगा, तो देखो 15 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म डेट है, 10% उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो 15 लाख का 10% सीधा सीधा 1,50,000 रुपए जो है वो आ जाएगा। तो 1,50,000 रुपए आपको यहाँ पर प्लस करना है। जब आप इसका टोटल लगाओगे तो 2,50,000 प्लस 50,000 प्लस 1,50,000, तो ये आ जाएगा 4,50,000। यानी कि जो आपका एबीआईटी है वो कितना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 4,50,000। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4,50,000। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी हमें पता है वो 1,50,000 है। तो अगर आप इसको डिवाइड करो, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो ये आ गया आपका 3:1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 1 रुपए यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना है तो आपके पास 3 रुपए यहाँ पर अवेलेबल।
तो ये रेशियो अच्छी नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? तो देखो, जितना आपको इंटरेस्ट पे करना है उसका आप 3 गुना ही यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कमा रहे हो। यानी कि आपका ज्यादातर हिस्सा जो है, 1/3 हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट में ही जा रहा है, बाकी कामों के लिए आपके पास तो पैसा ही नहीं बचेगा। तो ये रेशियो इतनी ज्यादा अच्छी जो है वो नहीं मानी जाती। तो ये जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उतनी ज्यादा कंपनी के लिए अच्छा होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 3:1 इज द करेक्ट आंसर। 3:1 इज द करेक्ट, ठीक है। तो ये रेशियो हमारे रिलेटेड है सॉल्वेंसी रेशियोज के साथ। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर टोटल 6 रेशियोज के बारे में पढ़ा। एक हमारा करंट रेशियो था, एक हमारा क्विक रेशियो था, उसके बाद हमने डेट टू इक्विटी रेशियो, उसके बाद इक्विटी रेशियो, फिर टोटल एसेट टू डेट रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये 6 इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो कि सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर जो है वो आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे जो केस स्टडी है वो रिलेटेड है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के साथ। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब मैंने आपको समझा दिया था। ये बेसिकली हमें कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने में हेल्प करती है कि उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर देखो क्या है। From the following information, calculate gross profit ratio. Cash sales is 5 lakh. Credit sales is 25% of cash sales. Sales return is 10,000. Cost of goods sold is 5,50,000. ठीक है, तो इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का काम क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको बताता है कि कोई भी कंपनी अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन को कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, खास करके उसकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, परचेजिंग और सेलिंग की, उसको कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और ये रेशियो जितनी ज्यादा हाई होती है उतनी ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी जो है वो रहती है। ठीक है, तो हमें दो चीजें चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसके बेस पे बात करें तो सबसे पहले हमें टोटल सेल्स यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करनी है। यानी कि नेट सेल्स आपको यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करनी है। वो कैसे निकलेगी? देखो, आप सेल्स दो तरीके से करते हो, एक कैश सेल्स और एक यहाँ पर क्रेडिट सेल। तो आपको कैश सेल्स और क्रेडिट सेल को प्लस करना है और जो भी सेल्स रिटर्न होगी उसको माइनस कर देना है ताकि आप नेट सेल्स का जो है वो पता लगा पाओ। तो अगर हम यहाँ पर ऊपर जाए तो यहाँ पर हमारे पास कैश सेल्स कितनी है, 5 लाख रुपीज की। उसके बाद क्रेडिट सेल्स हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है बल्कि बोला गया है कि कैश सेल्स का 25% है। तो 5 लाख का अगर हम 25% कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा, 1,25,000 पे। 1,25,000 पे। अब आपको क्या करना है, इसमें से सेल्स रिटर्न जो कि 10,000 पे की है उसको आपको माइनस कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा 5 लाख प्लस 1,25,000 माइनस 10,000, सॉरी यहाँ पर 5 लाख प्लस 1,25,000 माइनस 10,000। तो ये आ जाएगा आपका 6,15,000। ये आपका आपका क्या है, नेट सेल। तो एक चीज हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट करें ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो यहाँ पर फॉर्मुला मैंने लिखा हुआ है, नेट सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स आपने सोल्ड किए उसकी कॉस्ट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको उस सेल्स के ऊपर ही रिसीव होगा। तो नेट सेल्स आपके हैं 6,15,000 रुपए की और आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है वो 5,50,000 रुपए का गिवन है। ठीक है, तो अगर आप माइनस करो 6,15,000 रुपए में से 5,50,000 रुपए को, तो आपका 65,000 जो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर शो करें 65,000, 65,000 डिवाइडेड बाय 6,15,000, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 65,000 डिवाइडेड बाय 6,15,000, तो ये आ जाएगा आपका इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 10.56%। 10.56%। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमने रेशियो कैलकुलेट कर ली। इसका मतलब है कि कंपनी जो भी सेल्स कर रही है उसके 10.56 के परसेंट के इक्वल जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट, मतलब कि कमा रही है कंपनी, जो है वो कमा रही है। इससे आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का पता जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। यहां पर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, उससे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है? देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ना हमें हमारे जो कोर बिजनेस ऑपरेशन है उसको हमने कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है उसको जानने में हेल्प करेगा। अब आप कहोगे सर वो तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो करता था। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मेनली जो है ट्रेडिंग एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करता था, यानी कि जो परचेजिंग है, प्रोडक्शन है और सेलिंग है वो कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म की जा रही है। पर ये जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है वो पता लगाता है कि जो हमारे ओवरऑल कोर बिजनेस ऑपरेशन है, यानी जो हमारा मेन बिजनेस है ना, उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उसको कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि उसकी मार्केटिंग करना, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है, पैकिंग करना, ये सारी चीजें हम कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में पता जो है
वो लगता है। तो हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, सबसे पहले देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 8 लाख रुपए की, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 6 लाख रुपए की, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 75,000, ठीक है। अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक चाहिए नेट सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड करना, इंटू कर देना है 100, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल कर आ जाएगा। अब देखो आपके पास यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन, डायरेक्टली गिवन नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 8 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6 लाख रुपीज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारी नेट सेल्स, कि हमें ऑपरेशन से कितनी रेवेन्यू मिली है, ठीक है, वो है नेट सेल्स। और जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि सीओजीएस, यानी कि आपने जिस ऑपरेशन से रेवेन्यू कमाया उसकी कॉस्ट यहाँ पर कितनी आई है। तो नेट सेल्स 8 लाख में से आपको सीओजीएस को जो है वो माइनस करना है, वो है हमारे 6 लाख रुपए की। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए का। आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए का। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट से आसानी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखिए अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या, तो मैंने देखो आपके कोर बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपने जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस किए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस किए हैं, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही कंसीडर करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हमारे कोर बिजनेस के साथ रिलेटेड होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। पर जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पर हम अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो टोटल हमने एक्सपेंस किया उन सभी को हम कंसीडर करते हैं। इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट में से जो इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसे आपको माइनस जो है वो करना होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 2 लाख रुपए का, और हमारा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो है 75,000 का। तो अगर आप यहाँ पर माइनस करो तो 2 लाख माइनस 75,000, तो ये आपका आ जाएगा 1,25,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया आपका, 1,25,000 रुपए। तो 1,25,000 रुपए। उसके बाद नेट सेल्स तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन था, वो कितना था, 8 लाख रुपए। वो तो हमारे पास 8 लाख रुपए गिवन था, इंटू कर देना है 100। तो 1,25,000 को आपको डिवाइड करना है 8 लाख के साथ और इंटू कर देना है 100। तो ये आ जाएगा आपका 15.62%, यानी कि आप जो भी नेट सेल्स कर रहे हैं उसका 15.62% जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कमा रहे हो, ठीक है। और ये रेशियो थोड़ी अच्छी जो है वो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास नेट सेल्स गिवन है 4 लाख रुपीज की, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर गिवन है 25% ऑन सेल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आपके पास गिवन है 30,000 के, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 20,000 के। अब हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला सेम ही है। तो यहाँ पर आपको ना डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है, वो आपको खुद से यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो देखो आपकी जो नेट सेल्स है 4 लाख, उसका 25% के इक्वल आपने ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कमाया। तो अगर आप इसका कैलकुलेट कर लो, 4 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, 4 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा आपका 1 लाख रुपए। ये आएगा 1 लाख रुपए। तो ये क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके बाद अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, वो हमें देखना है। तो देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, बिल्कुल ये हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो ये भी हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है। तो इन दोनों खर्चों को हमें यहाँ पर माइनस करना है, यानी कि 1 लाख जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से जो हमारा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है 30,000 रुपए वो माइनस करना है। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 2 लाख रुपए वो भी हमें यहाँ पर माइनस जो है वो करना है। तो 1 लाख में से 50,000 अगर हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 50,000, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे यहाँ पर कितना है, वो है हमारा 50,000 रुपए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 50,000 रुपए आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसे हमें डिवाइड करना है किसके साथ, हमें डिवाइड करना है नेट सेल्स जो कि हमारे यहाँ पर 4 लाख, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 50,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 12.5%, 12.5%। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 8 लाख के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6 लाख रुपए के, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है 6,50,000 रुपीज के। अब इससे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर एक आपको नई टर्म दिख रही होगी, वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है
कि आपने अपने जो कोर बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म किया उसके लिए टोटल कॉस्ट कितनी यहाँ पर इनकर की है शुरू से लेकर एंड तक। इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सभी चीजें जो है वो आ जाती हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर नेट सेल्स में से, ठीक है, अगर आप यहाँ पर नेट सेल्स में से माइनस करते हो सीओजीएस तो आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हो तो आपका निकल आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकल के आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इन दोनों को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट मानते हैं, इन दोनों को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट मानते हैं। यानी कि अगर आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो सिंपली आपको नेट सेल्स में से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसे आपको माइनस कर देना है। तो आपकी जो नेट सेल्स है वो है 8 लाख रुपए की, और उसमें से आपको 6,50,000 जो कि हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसे यहाँ पर माइनस जो है वो करना है। तो 8 लाख माइनस 6,50,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,50,000 रुपए। ये आ जाएगा आपका 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए। तो ये हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब हमें नेट सेल चाहिए, अब हमें यहाँ पर नेट सेल जो है वो चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारा 1,50,000 रुपए का, और जो नेट सेल्स है वो है हमारी 8 लाख रुपए की। तो ये आ जाएगा आपका 18.75%, ठीक है। अब कई स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, सर यहाँ पर आप यहाँ पे तो सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है, आप उसको एग्जैक्ट नेट सेल्स कैसे उठा रहे हैं? तो देखो कोई भी आपको सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है, और सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है तो आपको मान के चलना है कि सेल्स रिटर्न हुई ही नहीं है, तो जितने भी आप सेल्स करोगे वो आपके नेट सेल्स ही होंगे, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 18.75% इज द करेक्ट आंसर। 18.75% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के बेस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है। तो नेट सेल्स है आपके पास 8 लाख रुपए की, नेट प्रॉफिट आपके पास यहाँ पर गिवन है 2,50,000 रुपीज का, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके पास गिवन है 50,000 रुपीज के, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन है आपके पास 25,000 के। अब इसके बेस पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर हमें नेट प्रॉफिट से कैलकुलेट करना पड़े तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो नेट प्रॉफिट के अंदर आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करना है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करना है। ऐसा क्यों है? तो देखो नेट प्रॉफिट कब कैलकुलेट किया जाता है? जब आप अपने टोटल टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि आप समझ आओ। तो टोटल रेवेन्यू में से जब आप टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो तो आपका निकल कर आता है नेट प्रॉफिट। अब ये जो टोटल रेवेन्यू होता है ना, इसके अंदर हमारे जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि जो हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड नहीं होते हैं। और टोटल एक्सपेंसेस में हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी इंक्लूडेड होते हैं। पर जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हमें इसे कंसीडर नहीं करना होता है। तो हमने नेट प्रॉफिट में से जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस किया उसे ऐड कर देना है, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस किया उसे माइनस कर देना है, ताकि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट हो सके, ठीक है। तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट था वो था 2,50,000 रुपए का। इसमें से आपको माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नहीं सर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आपको प्लस करना है, वो है 50,000 रुपए के, और माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो कि हमारे यहाँ पर 25,000 रुपए की, जो कि हमारे यहाँ पर 25,000 रुपए के हैं। तो 2,50,000 प्लस 50,000 माइनस 25,000 रुपए, तो 2,75,000 ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया 2,75,000। इसे आपको नेट सेल जो कि 8 लाख रुपए उससे डिवाइड कर देना है। 2,75,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 34.37%। 34.37%। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ रिलेटेड थे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो के साथ रिलेटेड है। तो हमारे पास नेट सेल्स गिवन है 10 लाख रुपए के, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 3,50,000 रुपए के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है 50,000 रुपए के, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन है 25,000 की, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब
जो हमारे टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, चाहे वो कोर बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है या फिर नॉन चाहे वो या फिर वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, तो दो चीजें चाहिए, नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स। तो नेट सेल्स तो आपके पास यहाँ पर गिवन है, वो है यहाँ पर 10 लाख रुपए की। नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, वो गिवन है आपके पास 3,50,000 रुपए के। अब इससे आपको नेट प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी जो टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको हमने ऐड नहीं किया था, माइनस नहीं किया था। तो अब पहले हमें वो माइनस करना है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके कितने हैं, 50,000 रुपए के, वो माइनस कर दो। उसके बाद इसके अंदर हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस नहीं किया था ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर, पर जब हम नेट प्रॉफिट चाहते हैं तो हमें टोटल एक्सपेंसेस और टोटल रेवेन्यू चाहिए होते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप यहाँ पर प्लस कर दे, 25,000 को आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। 3,50,000 माइनस 50,000 प्लस 25,000, तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 3,25,000। यानी कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है यहाँ पर 3,25,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3,25,000, उसे आपको यहाँ पर डिवाइड करना है नेट सेल्स जो कि आपके हैं 10 लाख रुपए, जो कि है आपके 10 लाख रुपए, इंटू कर देना है 100। तो इससे हमें 10 लाख के साथ जो है वो डिवाइड करना है, इंटू कर देना है 100, तो ये आ जाएगा 32.5%। 32.5%। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट सेल्स इज 1,12,50,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 2,50,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज 50,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आर 30,000। तो फॉर्मूला हमारा सेम है। अब बस हमारे पास डिफरेंस क्या है, पहले आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन था, अब आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आप नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सिंपली ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको माइनस कर दो, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको ऐड कर दो, जिससे आपके टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस जो है वो कंसीडर हो जाएंगे, जिससे आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 2,50,000 रुपए का, जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 2,50,000 रुपए का, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो है 50,000 रुपए के, तो उसे आपको कर देना है माइनस। उसके बाद जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 30,000 रुपीज के, उसे कर देना है आपको प्लस। तो 2,50,000 माइनस 50,000 प्लस 30,000, तो 2,30,000 पे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। 2,30,000 पे आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो 2,30,000 रुपए को आपको 2,30,000 रुपए को आपको यहाँ पर डिवाइड करना है किसके साथ, आपका जो नेट सेल्स है। नेट सेल्स है आपके 12,50,000 रुपए, तो यहाँ पर हम फिल कर देते हैं 12,50,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 18.4%। 18.4% हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रह जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 18.4%, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स, क्रेडिट सेल्स आर 4,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,50,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 45,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आर 35,000, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर नेट सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है। नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट होगी, देखो सेल्स दो तरह की होती है, एक होती है हमारी कैश सेल्स और एक होती है हमारी क्रेडिट सेल, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर दो, आप इसे ऐड कर दो और सेल्स रिटर्न्स को माइनस कर दो, तो आपका नेट सेल जो है वो आ जाएगा। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, और आपको सेल्स रिटर्न को माइनस कर देना। तो कैश सेल्स आपकी कितनी है वो हमें पता नहीं, वो गिवन है कि टोटल सेल्स का 20%, तो यानी कि जो क्रेडिट सेल्स है वो बेसिकली हमारा 80% है, ठीक है। तो हम इससे ना कैश सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, तो देखो 4,50,000 आपकी 80% है टोटल सेल का, तो इंटू कर दो 20 जो कि हमारा कैश सेल है, और डिवाइड कर दो 80 के साथ। तो 4,50,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80, तो ये आ जाएगा आपका 1,12,000 पे। तो कैश सेल्स आपकी कितनी है, 1,12,000, 1,12,500, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट सेल्स आपकी कितनी है,
क्रेडिट सेल्स तो डायरेक्टली हमें गिवन थी 4,50,000 रुपए की, और सेल्स रिटर्न आपको कहीं पे भी गिवन नहीं है, तो मान के चलिए वो जीरो है। तो अगर आप इसको ऐड करो 1,12,500 को 4,50,000 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 5,62,500, यानी कि 5,62,500। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी नेट सेल्स है, ये हमारी है नेट सेल्स। अब हमें चाहिए नेट प्रॉफिट, वो कैसे निकलेगा? तो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट से अगर आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो, तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका है 1,50,000 रुपए, इसमें से आप माइनस करो जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो कि है 45,000 के। उसके बाद प्लस करो जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जो कि 35,000 के हैं। तो आपका जो आंसर आएगा 1,50,000 प्लस 45,000, सॉरी 1,50,000 माइनस 45,000 प्लस 35,000। तो ये आ जाएगा आपका 1,40,000 रुपए, यानी कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 1,40,000 रुपए आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, 1,40,000 नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5,62,500, ठीक है, इंटू कर देना है 100। तो इसे हम अगर डिवाइड करें 62,000 इंटू 100, तो आ जाएगा आपका 24.88%, 24.88%। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो के साथ। अभी तक हमने ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करना सीखा है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो आपको बताता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पर आपको कितना यहाँ पर रिटर्न जो है वो मिल रहा है। जैसे अगर आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो आपको कितना पैसा जो है रिटर्न में मिल रहा है, डिविडेंड के फॉर्म में या फिर इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम इसके फॉर्मूले की तरफ देखें, तो वो क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये हमारे यहाँ पर फॉर्मूला। ईबीआईटी का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। और कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि जो आपने लॉन्ग टर्म फंड जो है वो बिजनेस में लगाए हुए हैं। इसीलिए कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को आप माइनस जो है वो कर दीजिए। ओके, तो आपकी जो टोटल एसेट्स हैं वो कितनी है यहाँ पर, 10 लाख रुपए की टोटल एसेट है, 10 लाख रुपए करंट लायबिलिटी से गिवन है 1,50,000 रुपीज की। तो एक काम करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड ही पहले यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल एसेट्स में से 10 लाख में से 1,50,000 को माइनस कर देते हैं। 10 लाख माइनस 1,50,000, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 8,50,000। ये आपका आ गया यहाँ पर 8,50,000। ईबीआईटी देख लेते हैं, ईबीआईटी वो कैसे निकलेगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास गिवन है कितना है यहाँ पर, 2 लाख रुपीज। 10% लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स है 15 लाख रुपए के, और टैक्स अमाउंट है 50,000। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो सेम चीज जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किया था, मतलब पिछले क्वेश्चन में किया था, जब हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट की थी। तो आपको जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2 लाख रुपए, इसके अंदर पहले तो जो टैक्स की अमाउंट है वो प्लस कर दीजिए, वो कितने हैं 50,000 रुपए की। उसके बाद जो 10% है, यानी कि जो इंटरेस्ट है 1,50,000 के 15 लाख के ऊपर 1,50,000 रुपए, उसको आप यहाँ पर कर दो प्लस। तो 2,50,000, 1,50,000, तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख रुपए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 8,50,000 इंटू कर दें 100। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 8,50,000 इंटू 100। तो ये आपका लगभग आ जाएगा 47.05%, 47.05%। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज आ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो हमने यहाँ तक दो इंपॉर्टेंट रेशियोज दो इंपॉर्टेंट रेशियोज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो के बारे में समझ लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है हमारा एक्टिविटी रेशियो के साथ। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो के अंदर मेनली हमारे चार यहाँ पर रेशियोज है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, और हमारे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो।
तो इनके बारे में हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में बताता है कि कोई भी कंपनी अपने इन्वेंट्री को कितने एफिशिएंसी के साथ जो है वो यूटिलाइज कर रही है, यानी कि वो कितना प्रोडक्ट बना रही है, उसकी सेल्स कितनी कर रही है और क्या कितनी जल्दी वो पैसा जो है वो रिकवर कर पा रही है। कहने का मतलब है कि कोई कंपनी कितनी जल्दी अपने स्टॉक में कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, कितनी एफिशिएंसी के साथ कर पा रही है, उसके बारे में आपको पता जो है वो लगता है। और ये रेशियो जितनी ज्यादा हाई होती है उतना ही अच्छा जो है वो होता है। इस रेशियो को कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता ही है, जो आपने गुड्स सोल्ड किए उसकी जो कॉस्ट आई है, एवरेज इन्वेंट्री की आपके पास एवरेजली कितनी इन्वेंट्री जो है वो अवेलेबल होती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 60,000 रुपए का, उसके बाद नेट परचेजेस है 5 लाख रुपए के, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जो कैरेज एनवर्ड है वो है 50,000 रुपए के, और जो क्लोजिंग स्टेक है वो है 30,000 रुपए की। इसको आपको करना है माइनस। तो अगर आप इसको सॉल्व करो, अगर हम इसको यहाँ पे लिखें और इसको सॉल्व करें, 60,000 प्लस 5 लाख प्लस 50,000 माइनस 30,000, तो ये आ जाएगा आपका 5,80,000 रुपए। ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कितना आया, 5,80,000 रुपए, 5,80,000 रुपए। अब देखो एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो सिंपली ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 60,000, क्लोजिंग स्टॉक है 30,000, ठीक है। इसको अगर आप दो के साथ डिवाइड करो तो ये आएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 2, 45,000। कितना आ जाएगा 45,000। तो आपको ये करना है 5,80,000 को 45,000 के साथ जो है वो डिवाइड करना है। तो ये आपका 12.8 टाइम्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस रेशो को थोड़ा सा समझाना चाहूं, तो आपकी जो एवरेज इन्वेंट्री है 45,000, उसको ना आप 12 बार, लगभग 12 या फिर 13 बार जो है कैश में कन्वर्ट करते हो, यानी कि आप 45,000 करके 12 बार जो है इन्वेंट्री को सेल जो है वो कर पाते हो, ठीक है। और ये रेशियो जितनी ज्यादा हाई होती है उतना ही बेनिफिट जो है वो होता है, क्योंकि अगर ये रेशियो ज्यादा होगी तो सेल्स ज्यादा होगी, सेल्स ज्यादा होगी तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है इन्वेंट्री को मैनेज करने में, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 12.88 टाइम्स हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 20,000 के, नेट परचेजेस है आपके पास 4 लाख के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है 60,000 के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 5 लाख रुपए की। तो यहां पर ना हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है पर क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, और हमें एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो हमें क्या करना है, देखो हमें सिंपली यहाँ पर जो सीओजीएस, सीओजीएस हमारा है 5 लाख, और इसके इक्वल होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक जो कि है 20,000, ठीक है। उसके बाद प्लस नेट परचेजेस जो कि है 4 लाख, उसके बाद हमारा यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि 7,000, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक हमें पता नहीं है, तो वो हमें यहाँ पर पता जो है वो करना है। तो हमें क्या करना है, सिंपली देखो इसका पहले टोटल लगा लो। ये आ जाएगा 20,000 प्लस 4 लाख प्लस 60,000, यह आ जाएगा 4,80,000 पे। तो आपको क्या करना है, 5 लाख इजिकल टू 4,80,000, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये जो है आपके पास आ जाएगा। तो 5 लाख हमारा इधर ही आ जाएगा, और इधर जाके इसको माइनस करना है 4,80,000 पे। तो ये आपका आ जाएगा लगभग 20,000 पे जो है वो आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 20,000 पे जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन जो है वो लगभग सॉल्व कर ही लिया है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास कितने हैं 5 लाख रुपए की, वो तो हमें पहले से गिवन था। अब एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग स्टॉक अगर आप देखो तो वो है 20,000 पे, और क्लोजिंग स्टॉक भी 20,000 पे है। तो इसको डिवाइड करना है 2 के साथ, तो आपका 40,000 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी, 20,000 जो है वो आ जाएगी। तो इसको 20,000 के साथ जो है आपको डिवाइड कर देना है। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये आपका आ जाएगा 25 टाइम्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, 25 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है डेटर टर्नओवर रेशियो के साथ, ठीक है। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है, देखो तो देखो, जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, जब हम यहाँ पर क्रेडिट सेल्स करते हैं, तो जिनको हमने क्रेडिट सेल्स की होती है वो बेसिकली हमारे डेटर जो है वो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डेटर जो है वो कहलाते हैं।
और डेटर टर्नओवर रेशियो हमें बताता है कि हम अपने डेटर को कितने अच्छे तरीके से मैनेज जो है वो कर रहे हैं, यानी कि हमने ये जो क्रेडिट सेल्स की है, हम अपने डेटर से कितने अच्छे तरीके से जो है अपने पैसे को रिकवर जो है वो कर रहे हैं। कई बार होता नहीं, कंपनी ने क्रेडिट सेल तो बहुत की है पर उसके डेटर ने जो है वो डिफॉल्ट कर दिया है, यानी कि उसने पैसा दिया ही नहीं कंपनी को, जिससे उसको लॉस हो गया। लॉस हो गया तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो डेटर टर्नओवर रेशियो हमें बताएगा कि हम अपने डेटर को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, उनसे पैसे जो है वो कितनी जल्दी जो है वो रिकवर करें। तो इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हमारे पास क्या क्या गिवन है। ओपनिंग डेटर्स आपके पास गिवन है 25,000 के, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर इज 1,50,000 के, क्लोजिंग डेटर है 25,000 के, सेल्स रिटर्न है 25,000 के। ठीक है, तो अगर आपको डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवर। ठीक है, नेट क्रेडिट सेल्स आपको पता है कि क्रेडिट सेल्स में से आपको सेल्स रिटर्न जो है वो माइनस करना होता है। तो आपको पहले यहाँ पर ग्रॉस क्रेडिट सेल को कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि आप उससे नेट सेल्स पता कर सको। तो देखो, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर सेल्स रिटर्न प्लस क्लोजिंग स्टॉक डेटर माइनस ओपनिंग डेटर, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ग्रॉस क्रेडिट सेल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जो ऐसे डेटर जिनसे आपने कैश रिसीव किया है इस साल, यानी कि हमने इस साल उनको क्रेडिट सेल की थी, तो ये क्रेडिट सेल के अंदर इंक्लूड होगा। उसके बाद जो सेल्स रिटर्न हुआ है वो भी हमारे क्रेडिट सेल्स है, मान के चलिए उसको इंक्लूड करेंगे। क्लोजिंग डेटर यानी कि इस साल के जो डेटर्स हैं, तो हमने उसे पहले क्रेडिट सेल की, तब वो यहाँ पर क्या हुए, हमारे डेटर जो है वो बने, तो ये भी हमारे क्रेडिट सेल ही है। ठीक है, ओपनिंग डेटर को हम इसलिए माइनस करें क्योंकि देखो, ओपनिंग डेटर का मतलब उसकी सेल हमने पिछले साल की थी, तो उसे हमें इस साल की क्रेडिट सेल के अंदर इंक्लूड नहीं करना, इसीलिए हम इसको जो है वो माइनस कर रहे हैं। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर वो है हमारा 1,50,000 रुपए का। ठीक है, ठीक है, ये भी हमारा क्रेडिट सेल के अंदर ही आएगा क्योंकि पहले हमने उसको डेटर बनाया, फिर उनसे कैश जो है वो रिसीव किया। उसके बाद क्लोजिंग डेटर को भी आपको प्लस करना है क्योंकि हमने उनको सेल किया तभी तो वो हमारे डेटर बने। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लोजिंग डेटर के अंदर आएगा। ओपनिंग डेटर को हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है, उससे पहले सेल्स रिटर्न को 25,000 को हमें प्लस कर लेना, और उसके बाद ओपनिंग डेटर जो कि हमारा 25,000 है उसको हमें माइनस जो है वो कर लेना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1,50,000 प्लस 25,000 प्लस 25,000 माइनस 25,000, तो ये आ जाएगा 1,75,000। यानी कि हमारी जो ग्रॉस क्रेडिट सेल है ये, वो कितनी आई है, 1,75,000। अब हम नेट क्रेडिट सेल अगर यहाँ पर कैलकुलेट करें, नेट क्रेडिट सेल अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा, 1,75,000 में से आपको जो है, जो आपकी सेल्स रिटर्न थी, क्या लिख देते हैं, 1,75,000 में से आपकी जो सेल्स रिटर्न थी उसे आपको जो है वो माइनस करना है, वो कितना है, 25,000। तो ये आपको कितना आ जाएगा, 1,50,000, यानी कि आपका जो नेट क्रेडिट सेल था वो 1,50,000 का है। तो एक चीज हमने कैलकुलेट कर लिया, नेट क्रेडिट सेल वो है 1,50,000 का। अब इसे हमें डिवाइड करना है एवरेज ट्रेड रिसीवर के साथ। एवरेज ट्रेड रिसीवर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपली देखो, जो आपके ओपनिंग डेटर्स हैं, आपके ओपनिंग डेटर, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर है, तो यहाँ पर आपको ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर को आपस में करना है प्लस, और उनको करना है 2 से डिवाइड। ठीक है, तो आपके ओपनिंग डेटर अगर हम बात करें तो वो भी है 25,000 के, और जो क्लोजिंग डेटर है वो भी 25,000 के, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपका जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होगा वो भी 25,000 ही आ जाएगा। तो 25,000 यहाँ पर हमारा आ गया। उसके बाद अब हमें इसे डिवाइड करना है, तो 1,50,000 को हमें 25,000 के साथ डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा आपका 6 टाइम, ये आ जाएगा आपका 6 टाइम। इनके आपका जो डेटा टर्नओवर रेशियो है वो गया है 6 टाइम। कहने का मतलब क्या है कि आपके जो एवरेज डेटा होते हैं उसके, उसको आप ना 6 बारी जो है क्रेडिट सेल्स कर देते हो, और 6 बारी आप उससे पैसा जो है वो रिकवर भी कर लेते हो एक साल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैलकुलेट द डेटा टर्नओवर रेशियो एंड डेट कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमें डेट टर्नओवर रेशियो भी कैलकुलेट करना है और डेट कलेक्शन पीरियड भी यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, एवरेज ट्रेड रिसीवर्स गिवन है 80,000 के, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास गिवन है 5 लाख रुपए की, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 20% ऑन कॉस्ट, एंड के सेल्स हमें, कैश सेल्स हमें गिवन है 20% ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पर जो है डेट टर्नओवर रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहली चीज आपको बता दूं, डेट कलेक्शन पीरियड क्या होता है। डेट टर्नओवर रेशियो के बारे में तो आपको पता लगा है। डेट कलेक्शन पीरियड वो एवरेज पीरियड होता है जिसके लिए आपकी जो सेल्स है वो आउटस्टैंडिंग रहती है, यानी कि आपका जो डेटर है वो जितने टाइम पीरियड में आपको पैसे वापस करता है वो हमारा डेट कलेक्शन पीरियड जो है वो होता है। जैसे अगर मान के चलिए आप यहाँ पर क्रेडिट सेल करते हो, आप यहाँ पर क्रेडिट सेल करते हो, और एवरेजली हर डेटर जो है वो 3 महीनों के बाद आपको जो है वो पेमेंट करता है, यानी कि आपकी जो क्रेडिट सेल्स है
वो 3 महीनों के लिए आउटस्टैंडिंग रहती है, डेटर पेमेंट नहीं करता है। तो ये 3 महीने का जो पीरियड है इसे हम डेट कलेक्शन पीरियड जो है वो कहते हैं, यानी कि आप कितने टाइम पीरियड में अपने डेट को कलेक्ट जो है वो करते हो। ठीक है, तो ये हमें दोनों जो है कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो हमारे पास गिवन है, पर हमें यहाँ पर नेट सेल्स ही है। नेट सेल्स कैसे निकल कर आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। पहले हम नेट सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे हम क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास कितनी है, 5 लाख रुपए की। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास कितना है, 20%, 5 लाख का। तो 5 लाख का अगर आप यहाँ पर 20% कैलकुलेट करो तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। ये आ जाएगा आपका 1 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद 5 लाख प्लस 1 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट, 6 लाख रुपए आपका नेट सेल्स आ गया। उसके बाद देखो बोला गया है कैश सेल्स जो है टोटल सेल्स का 20% है। तो यहाँ पर कोई भी सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है, तो मान के चलिए यही हमारा नेट सेल्स है, टोटल सेल्स भी है। तो 6 लाख रुपए का अगर हम यहाँ पर 20% कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 6 लाख इंटू 20% डिवाइडेड बाई 100। तो ये आ जाएगा हमारा 1,20,000 रुपए। ये आ जाएगा हमारा 1,20,000 रुपए। ठीक है, यानी कि हमारी जो क्रेडिट सेल्स है वो कितनी होगी, टोटल सेल्स में से, टोटल सेल्स में से आपको जो आपका कैश सेल्स है 1,20,000 रुपए की, उसको आपको माइनस करना है। तो 6 लाख रुपए में से आपको यहाँ पर माइनस करना है 1,20,000 रुपए। तो आपका जो आंसर आएगा 6 लाख माइनस 1,20,000 रुपए, तो ये आ जाएगा 4,80,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर नेट क्रेडिट सेल्स भी आ चुकी है 4,80,000 रुपए, और आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवर्स भी गिवन है, वो कितने हैं यहाँ पर, 80,000 रुपए की। 80,000 रुपए की, तो अगर आप इसको डिवाइड करो 80,000 के साथ, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 टाइम। क्या रहेगा, 6 टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं डेट कलेक्शन पीरियड की। डेट कलेक्शन पीरियड यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डेट कलेक्शन पीरियड यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वैसे तो इसके दो फॉर्मूला है, मैं आपको सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर बताता हूँ। सिंपली देखो, आपके ईयर में जितने भी डेज होते हैं, जैसे कि हमारे ईयर में कितने 365 डेज होते हैं, हमारे और आपके साल में सेम ही डेज होते हैं। ठीक है, तो 365 डेज है, उसको आपको डिवाइड करना है आपका जो डेटर टर्नओवर रेशियो है, डेटर टर्नओवर रेशियो है। तो 365 डेज, 365 डेज को डिवाइड करना है 6 के साथ, तो आपका आंसर कितना है, 365 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपका लगभग 60.83 आ जाएगा। तो आपको इसको 61 डेज जो है वो मान के चलना है, यानी कि आपका डेट कलेक्शन पीरियड कितना है, 61 डेज। तो डेट टर्नओवर रेशियो है 6, और जो आपका डेट कलेक्शन पीरियड है वो कितना है, 61 डेज। कितना है, 61 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A business firm made credit sales of 5 lakh during the financial year. If the debt collection period is 72 days and the year is assumed to be 360 days, calculate debtor turnover ratio and average debt. तो यहाँ पर हमें एक तो debtor turnover ratio कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पर एवरेज डेटर जो है वो कैलकुलेट करनी है। आपके पास गिवन क्या है, तो आपके पास डेट कलेक्शन पीरियड जो है वो गिवन है। आपके पास डेट कलेक्शन पीरियड जो है वो गिवन है, वो कितना है, 72 डेज का। ठीक है, तो एक चीज आपको पता है, डेट कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, डेट कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू हमारा जितने भी आपके डेज हैं 360 डेज हैं। ठीक है, डिवाइड करना है हमारा जो डेटर टर्नओवर रेशियो है। ठीक है, तो डेट कलेक्शन पीरियड तो आपका 72 डेज है, 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, तो इसको आपको इधर ले आना है। तो डेटर टर्नओवर रेशियो ब्रैकेट में हमारे यहाँ पर 72 इजिकल टू 360 आ जाएगा। उसके बाद आपको 72 को उधर ले जाना, तो डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो इजिकल टू क्या आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 72। तो 360 को जब आप डिवाइड करोगे 72 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 5। तो हमारा जो डेटर टर्नओवर रेशियो है वो कितना है, 5 टाइम्स। कितना है, 5 टाइम्स। अब इससे ना आप एवरेज डेटर भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, तो अगर हम डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखे, डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखे, तो वो क्या होता है, नेट सेल्स, नहीं, क्रेडिट से, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय हमारा एवरेज, एवरेज ट्रेड रिसीव्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। अब आपको क्या करना है, यहां पर नेट क्रेडिट सेल्स आपके पास गिवन है, वो कितनी है, 5 लाख रुपए की। तो डेटर टर्नओवर रेशियो है 5, और नेट सेल्स है आपके पास 5 लाख रुपए की। ठीक है, एवरेज ट्रेड आपको पता नहीं है, तो आप इसको इधर ले आइए। तो 5 इंटू एवरेज, एवरेज ट्रेड रिसीवर्स, ट्रेड रिसीवर्स।
ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5 लाख। इसको आपको डिवाइड करना है 5 के साथ, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका 1 लाख रुपए जो है वो आ जाएगा, 1 लाख रुपए आ जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि आपका जो डेटर टर्नओवर रेशियो आया है वो 5 टाइम्स आया है, और आपके जो एवरेज डेटर्स है वो कितने हैं, 1 लाख रुपए के। एवरेज डेटर कितने हैं आपके, 1 लाख रुपए के। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेबिट टर्नओवर रेशियो को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रेडिट परचेज फॉर द ईयर इज 3 लाख, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल इज 25,000 और 15,000, क्लोजिंग डेट एंड बिल्स पेबल इज 15,000 5,000, कैलकुलेट क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पर हमें क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है, तो नॉर्मली देखो, जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं, ठीक है, तो जिस पर्सन से हम क्रेडिट परचेज करते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, क्योंकि हमें उसे फ्यूचर में पैसा पे करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्रेडिटर का पैसा कितने एफिशिएंसी के साथ पे कर रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं, डिफॉल्ट तो नहीं कर रहे हैं, इस सब चीजों को जानने के लिए क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला है, जैसे डेटर टर्नओवर रेशियो का यूज किया था डेटर की एफिशिएंसी की जानने के लिए कि हम डेटर को कितने अच्छे तरीके से मैनेज करें, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का यूज किया जाता है क्रेडिटर को मैनेज करने की एफिशिएंसी को जानने के लिए। ठीक है, तो क्रेडिट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल का मतलब है कि आपको एवरेजली क्रेडिट परचेज के लिए कितना जो है वो पे करना पड़ता है। तो क्रेडिट परचेज जो है वो हमारे पास गिवन है 3 लाख रुपए। क्रेडिट परचेज कितने गिवन है हमारे पास, 3 लाख रुपए। ठीक है, और एवरेज ट्रेड पेबल कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखो आपके पास ना यहाँ पर बिल्स पेबल और क्रेडिटर दोनों गिवन है। देखो हमारे यहाँ पर जो ट्रेड पेबल्स होते हैं उसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, एक होता है क्रेडिटर और एक होता है बिल्स पेबल। क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हमने क्रेडिट परचेज किया और कोई भी रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं किया है। बिल्स पेबल वो क्रेडिटर होते हैं जिनसे हमने क्रेडिट परचेज किया और हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन जो है वो किया हुआ है। ठीक है, होते ये ट्रेड पेबल का ही हिस्सा है। हमें इनको पेमेंट जो है फ्यूचर में करनी है क्योंकि हमने इनसे क्रेडिट परचेज किया है। तो अगर आपको एवरेज ट्रेड पेबल कैलकुलेट करना है तो ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल को ऐड करना है और इसको 2 के साथ डिवाइड कर देना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो ओपनिंग क्रेडिटर है, हमारा जो ओपनिंग क्रेडिटर है वो है 25,000 का, ओपनिंग बिल्स पेबल है 15,000 के, और क्लोजिंग क्रेडिटर बिल्स पेबल है 15,000 और 5,000 के। तो अगर आप इसको ऐड करो और इसको अगर आप 2 के साथ डिवाइड करो, 25,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000, तो ये आ जाएगा 60,000। उसको आप आपको 2 के साथ डिवाइड करना, तो ये आपका आ जाएगा 30,000। ठीक है, 30,000 आपका जो है आ जाएगा आंसर। ये आपका क्या है, एवरेज ट्रेड पेबल। अब क्या करना है, जो नेट क्रेडिट परचेज है यानी कि 3 लाख, उसे आपको डिवाइड करना है किसके साथ, एवरेज ट्रेड पेबल जो कि है 30,000 के साथ। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 3 लाख को 30,000 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 10 टाइम्स, आपका आ जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्रेडिटर और बिल्स पेबल होता है, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता, आपके पास सिर्फ क्रेडिटर और बिल्स पेबल जो है वो गिवन होता है। जैसे फर्स्ट करिए, क्रेडिटर्स है 50,000 रुपए के और आपके बिल्स पेबल जो है वो 50,000 रुपए के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसको ऐड कर देना है। तो ये जो 1 लाख रुपए होगा वही आपका जो है एवरेज ट्रेड पेबल जो है वो कहलाएगा। 2 से हम तभी डिवाइड करते हैं अगर कोई चीज 2 बारी हो, जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग, तो वहां पर 2 बारी आती है तो हम उसको 2 से डिवाइड जो है वो कर देते हैं। तो 10 टाइम्स हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टोटल परचेज फॉर द ईयर इज 2,50,000 इन विच 60% परचेज इज क्रेडिट परचेज, क्लोजिंग क्रेडिटर इज 15,000, डेज आर 360 डेज, कैलकुलेट क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एवरेज पेमेंट पीरियड का मतलब यहाँ पर समझना पड़ेगा। एवरेज पेमेंट पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर क्रेडिट परचेज करते हो और 3 महीनों में उसकी पेमेंट करते हो एवरेजली, तो आपका जो एवरेज पेमेंट पीरियड होगा वो कितना होगा, 3 मंथ्स का जो है वो रहेगा। ठीक है, सबसे पहले क्रेडिट टर्नओवर रेशियो को अगर हम कैलकुलेट करें तो नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, तो नेट क्रेडिट सेल्स हमारी कितनी है, वो है टोटल परचेज का 60%, यानी कि 2,50,000 का 60%, 2,50,000 का 60%।
तो ये आ जाएगा आपका 1,50,000 रुपए। ये कितना आ जाएगा आपका 1,50,000 रुपए। तो यहाँ पर हम 1,50,000 रुपए जो है वो लिख देंगे। उसे डिवाइड करना है एवरेज ट्रेड टेबल के साथ, उसे डिवाइड करना है एवरेज ट्रेड टेबल के साथ। तो एवरेज ट्रेड टेबल हमारे पास गिवन नहीं है। देखो आपके पास ना सिर्फ क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन है, ओपनिंग गिवन ही नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना है, देखो अगर आपके पास क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन है तो आपको उसी को एवरेज ट्रेड टेबल जो है वो मानकर चलना है। अगर आपको एग्जाम में ओपनिंग क्रेडिटर गिवन नहीं है या फिर ओपनिंग बिल्स टेबल गिवन नहीं है तो वहां पर आपको क्लोजिंग क्रेडिटर या फिर क्लोजिंग बिल्स टेबल को ही एवरेज ट्रेड टेबल जो है वो कंसीडर करना है। ठीक है, तो इसे 15,000 को मानना है और इसे डिवाइड कर दें तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15,000, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10 टाइम्स। ये कितना आ जाएगा आपका 10 टाइम जो है वो आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है, अब आपको एवरेज पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट होगा एवरेज पेमेंट पीरियड, तो उसके लिए आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके जितने भी यहाँ पर डेज है 360 डेज है उसे आपको डिवाइड करना है हमारा जो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो 360 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा 360 डेज, यानी कि आपका जो एवरेज पेमेंट पीरियड है वो कितने क्या है 360 डेज का है। तो ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि आपका जो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है वो 10 टाइम्स है और आपका जो एवरेज पेमेंट पीरियड है वो 36 डेज है, यानी कि 36 डेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक कंपनी हैज करंट एसेट्स 5 लाख, करंट लायबिलिटीज इज 3 लाख, नेट सेल्स आर 8 लाख, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो देखो इस रेशियो का यूज किया जाता है ये देखने के लिए कि हम अपनी वर्किंग कैपिटल को कितने अच्छे तरीके से यूज करें। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो देखो हम अपने डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो पैसा यूज करते हैं, यानी कि हमने अपने टोटल कैपिटल का जो हिस्सा डे टू डे बेसिस पे जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जैसे कि परचेजिंग करना है ना, प्रोडक्शन करना, उसके लिए तो वो हमारा वर्किंग कैपिटल कहलाता है। तो उसको हम कितने अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, एक एक रुपए के मुकाबले हम क्या रिटर्न यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता लगता है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो नेट सेल्स हमारे पास यहाँ पर कितने गिवन है, नेट सेल्स है 8 लाख रुपए की, तो ये तो हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है 8 लाख रुपए की। उसके बाद वर्किंग कैपिटल हमारे पास गिवन है, गिवन नहीं है वो हमें कैलकुलेट करना है। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो कंपनी की जो करंट एसेट्स होती है उसमें से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देना होता है। तो आपकी जो करंट एसेट्स है वो है 5 लाख रुपए की और आपकी जो करंट लायबिलिटीज है वो है 3 लाख रुपए की। ठीक है, तो इसे आपको माइनस करोगे तो 2 लाख रुपए आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लाख रुपए आपका वर्किंग कैपिटल आ गया। तो 8 लाख को 2 लाख के साथ आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 टाइम्स, यानी कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो कितना है यहाँ पर 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो रेशियो एनालिसिस का जो टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट रेशियोज थे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस स्टडीज और न्यूमेरिकल्स को जो है डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हैं। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो फटाफट से हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर लीजिए। और अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। आपको हमारे ऐप जो है वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे ही मिल जाएंगे। आपको वहां पर जाकर टाइप करना है लर्निंग सेशन IIBF एग्जाम और वहां पर आपको हमारे ऐप मिल जाएंगे। वहां पर आप हमारे कोर्सेज को एनरोल जो है वो कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स को एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा समर 2024। तो इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ हमारे यहाँ पर एएफएम और आईएफएस की डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर कंडक्ट की जाती है, जहां पर हम शुरू से एएफएम और आईएफएस के सिलेबस को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम उन मॉड्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो पैटर्न है वो इस तरीके से है कि हम यहाँ पर जो भी चैप्टर है उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको केस स्टडीज में और क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उनको डिस्कस करते हैं
ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो सके। हमारी क्लासेस की जो टाइमिंग होती है वो 6 PM टू 8 PM होती है, यानी कि एक क्लास हमारी 2 आवर्स की यहाँ पर होती है। तो और एक दिन में एक ही क्लास होती है, यानी कि एक दिन एएफएम की होगी तो दूसरे दिन आईएफएस की होगी। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में अच्छे तरीके से एएफएम और आईएफएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे जो है इन क्लासेस को ज्वाइन करना है। और अगर अभी तक आपने इन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको प्ले लिस्ट का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर आप क्लासेस को ज्वाइन जो है वो कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर। फटाफट से मुझे बता दें क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। थोड़ी देर मैं यहाँ पर वेट करूंगा, फिर हम यहाँ पर सेशन को ओवर कर देंगे। तो आपके जो भी डाउट्स हो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, तो कोई डाउट नहीं है तो यहाँ पर हम सेशन को ओवर करते हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, बेनिफिशियल लगा, तो आप सेशन को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर भी जरूर करिएगा ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।